किसी जमाने में रामपुर रियासत पर बादशाह तेग बहादुर की हुकूमत थी। रियासत के गांव बहुत खुशहाल और दौलतमंद थे। एक साल किसानों से सही वक्त पर महासिल वसूल नहीं किए गए, जिससे रियासत की आमदनी में बहुत कमी हो गई। बादशाह ने अपने वजीर खजाना दुर्जन सिंह को बुलाया और पूछा, इस साल अभी तक कहीं से भी महासिल वसूल नहीं हुए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आवाम की फलाह बहबूद के कामों पर असर पड़ेगा। आप ही कोई मशवरा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। बादशाह की बात सुनकर वजीर खजाना दुर्जन सिंह कहने लगा, बादशाह सलामत, ये सोचना ठीक नहीं है कि किसान अपने से महासिल अदा करेंगे। अगर किसानों को ये महसूस हुआ कि वक्त पर महासिल अदा न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे संजीदगी से नहीं लेंगे और लापरवाह हो जाएंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमें सोचना चाहिए कि क्या करना होगा। बादशाह सलामत, मैं खुद गांव का दौरा करूंगा और हर घर से महासिल वसूल करूंगा और अपने फौजियों के जरिए ये ऐलान कराऊंगा कि जो भी महासिल वक्त पर अदा नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारी तजवीज काबिले सिताइश है, तुम वैसा ही करो। अगले दिन वजीर खजाना दुर्जन सिंह चंद फौजियों को अपने साथ लिया और महासिल वसूल करने के लिए एक गांव पहुंचा। एक हफ्ते के अंदर उसने मुख्तलिफ गांवों का दौरा करते हुए किसानों से महासिल वसूल किए। फिर महासिल की रकम को दुर्जन सिंह ने 4 थैलों में बांध लिया। 4 फौजी रकम से भरे थैलों को उठाकर दुर्जन सिंह के पीछे चल रहे थे और दुर्जन घोड़े पर सवार था। शाम होते होते वो एक तालाब के पास पहुंच गए। ये तालाब एक गांव से बिल्कुल लगा हुआ था। दुर्जन सिंह ने सोचा कि रात इस छोटे से गांव में ख़याम करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। अंधेरा बढ़ रहा है, मुझे यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं लग रहा है। मैं घोड़े पर रामपुर जा रहा हूँ, तुम लोग क्या करोगे? कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। ये सुनकर फौजियों ने दुर्जन सिंह से कहा, जनाब, रकम के थैलों को सुबह से उठाकर चलते चलते हम थक चुके हैं। हम यहीं बरगद के दरख्त के नीचे रात गुजार लेंगे और यहीं खाना बनाकर खा लेंगे और फिर सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठकर रामपुर निकल पड़ेंगे। रकम की अच्छी तरह से हिफाजत करना और रात में बहुत ही मोहतात रहना, यहाँ पर बहुत खतरा है। ये कहकर वजीर खजाना दुर्जन सिंह घोड़े पर सवार होकर रामपुर के लिए निकल पड़ा। फिर फौजियों ने आपस में बातचीत करते हुए खाना तैयार किया, पेट भर खाया। फौजियों ने रकम के थैलों को एक जगह पर रखा और उसके अतराफ लेट गए। चारों फौजियों में से कामेश को गहरी नींद लग चुकी थी। उसे खर्राटे मारते देखकर दूसरों को गुस्सा आने लगा। तीनों ने सुबह होने तक बारी बारी पहरा देने का फैसला किया। अचानक उन्हें बरगद के दरख्त से आवाजें सुनाई दी। तीनों फौजी डर गए और दरख्त की तरफ नजरें उठाकर देखा। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बालों वाली भूतनी नीचे उतर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा बराबर दिखाई दे रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दरख्त के नीचे पकवान किया और अब सो रहे हो? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। भूतनी बहुत गुस्से में थी, वो कुछ भी कर सकती थी। भूतनी को देखकर फौजी डर गए और कांपते हुए वहां से फरार होने लगे। कामेश, जो गहरी नींद में था, वो शोर शराबे के बायस नींद से बेदार हो गया। उसने एक भयानक लांबे बालों वाली भूतनी को सामने खड़ा हुआ पाया। वो उसे देखकर सहम गया और बुत की तरह खड़ा रहा। उधर 3 फौजी भागते हुए बादशाह के पास पहुंचे। उन्होंने बरगद के दरख्त के पास वाली भूतनी का किस्सा बादशाह को सुना दिया। अहमको, तुमने किसानों से वसूल किए हुए महासिल की रकम वहीं छोड़ दी और अपनी जान बचाकर भाग आए। बादशाह ने अपने साथ कुछ और फौजी लिए और सुबह सुबह बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। उसने वहां कामेश को देखा, जो रकम के थैलों पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। बादशाह कामेश की बहादुरी को देखकर हैरान रह गया। उसने न सिर्फ कामेश की सिताइश की, बल्कि उसे 1000 सोने की अशरफियां देने का ऐलान किया। बादशाह बहुत खुश था। सबको इस बात का पता चल गया और लोग कामेश की तारीफ करने लगे। कामेश जब सोने के सिक्के लेकर खुश खुश अपने घर पहुंचा तो उसकी अहलिया ने कहा,
मुझे पता नहीं था कि आप इतने बहादुर हैं। मैं और भूतनी ही जानते हैं कि मैं कितना बहादुर हूँ। तीनों फौजियों में हिम्मत ही नहीं थी कि वो भूतनी का सामना कर सके। वो तो भाग गए, लेकिन भूतनी को देखकर मेरे तो पैर ही जम गए और मैं उठ ही नहीं पाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। भूतनी ने सोचा कि मैं मर चुका हूं, इसलिए वो वहां से चली गई। सुबह बादशाह के घोड़ों की आवाज सुनकर मैं होश में आया। इस तरह कामेश ने पूरी हकीकत अपनी अहलिया को बता दी। उसकी अहलिया ये सुनकर हैरान भी हुई और खुश भी हुई। खुश इसलिए कि उसे बादशाह का इनाम मिला था और गांव में उसकी इज्जत हो रही थी। उसने अपने शौहर को ये बताया कि इसे राज रखना, किसी के सामने मत कहना। ये कहानी है रामपुर के एक यतीम लड़के शशि की। मंदिरों के पास बैठना और अकीदतमंदों के दिए हुए पैसों से वो जिंदगी गुजारा करता था। ये बहुत ही काहिल और निकम्मा लड़का था, लेकिन दौलतमंद बनना उसका ख्वाब था। हमेशा वो दौलतमंद बनने के ख्वाब देखा करता था। एक दिन जब वो नदी के किनारे दरख्त के साए में सो रहा था, अचानक बड़ी आवाज आई और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि नदी के किनारे दो भूतनियां आपस में झगड़ रही थीं। एक भूतनी दूधिया रंगत की थी तो दूसरी सया। शशि को भूतनियों से डर नहीं लगता था। वो उठा और गुस्से से कहने लगा, अरे क्या हो रहा है? आधी रात को इतना क्यों चिल्ला रही हो? जाओ यहाँ से। दोनों भूतनियों ने लड़ना बंद किया और शशि से कहने लगी, तुम्हें हमारा मसला हल करना होगा। वो शशि के पास आई, लेकिन शशि भड़क गया और कहने लगा, क्या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं मसाइल को हल करने वाला हूँ? चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी नींद खराब कर दी। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम जो फैसला करोगे हम उसे कबूल करेंगी। ये बताओ कि हम दोनों में कौन खूबसूरत है, इसका फैसला जल्द कर दो। शशि कुछ कहना ही चाहता था, अचानक सफेद भूतनी ने कहा, मैं दूधिया रंगत की हूँ और वो तो सया रंगत की है, कोयले की तरह बिल्कुल। मैं तो सया हूँ और चमकदार भी, ये तो पूरी सफेद आटे की गुड़िया की तरह। मैंने अभी अभी तुम दोनों को देखा है, इतनी जल्दी कैसे फैसला कर सकता हूँ? ठीक है, हम फिर अमावस की रात को आएंगे, जब तो तुम अच्छी तरह सोच लेना। ये कहकर भूतनियां वहां से जाने लगी। ठहरो, जब तक तो मैं भूख से मर जाऊंगा और तुम लोगों की तरह भूत बन जाऊंगा। मेरे पास कोई काम भी नहीं है, तुम्हारे आने तक कैसे जिंदा रहूंगा? दोनों भूतनियों ने कुछ देर आपस में बात की। दोनों ने शशि को एक एक थैला भर कर पैसा दिया और वहां से गायब हो गई। उन पैसों को देखकर शशि बहुत खुश हुआ। उसने उन पैसों से नए लिबास खरीदे और एक घर भी किराए पर ले लिया और पेट भर खाना खाया। अब भूतनियों से मिलने का वक्त आ चुका था। फिर अमावस की रात जब वो नदी के किनारे पहुंचा, भूतनिया भी वहां पहुंच गई। अब जल्दी से अपना फैसला सुनाओ। शशि ने चिढ़कर कहा, अरे इतनी जल्दी कैसे? मैंने तो सिर्फ दूसरी बार तुम लोगों को देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को तीसरी बार भी देखूं। भूतनिया मायूस हो गईं और फिर शशि से मुखातिब हुई, हम अगली अमावस को फिर आएंगे। मुझे शायद दूसरे गांव जाना पड़ेगा। तुम लोगों को किराए के मकान के मसाइल का अंदाजा नहीं है। मेरा मकान मालिक घर खाली करने के लिए कह रहा है। मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता। भूतनियों ने फिर आपस में बात की और नदी के कुछ फासले पर एक खूबसूरत मकान खड़ा कर दिया। इससे शशि मुतमईन तो हुआ, लेकिन वो और भी कुछ चीजें चाहता था। उसने भूतनियों से कहा, तुम दोनों ने मुझे घर दिया, उसका शुक्रिया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए ना। ये कहकर उसने भूतनियों से और भी पैसे लिए और फौरी अपने घर आया। खाने की होटल उसके घर से बहुत दूर थी। उसने सोचा कि अगर उसकी बीवी होती तो उसके लिए जायकेदार पकवान करती। अब वो अपने लिए लड़की ढूंढने निकल पड़ा। उसे पद्मा नाम की लड़की पसंद आई, जिसे उसने मंदिर में देखा था। दोनों की पहली मुलाकात खुशगवार नहीं थी। शशि को मंदिर के बाहर बैठा देखकर पद्मा ने सोचा था, हमें निकम्मे लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। ये कहकर उसने शशि को चिढ़ाया भी था। पद्मा शशि के बजाय उसके बाजू बैठे ज़ईफ शख्स को भीख देकर वहां से चली गई थी। चूंकि शशि के पास अब बहुत पैसा आ चुका था, इसलिए पद्मा उसे पहचान नहीं पाई। शशि का घर देखकर पद्मा के वालिद शादी के लिए राजी हो गए और दोनों की शादी धूमधाम से कर दी। शादी के इंतजामात में शशि मसरूफ था, लेकिन वह भूल गया कि आज अमावस की रात थी। जब आधी रात दरवाजे पर दस्तक हुई तो शशि ने नाराज होकर दरवाजा खोला। दोनों भूतनियों को सामने देखकर वो सोचने लगा कि अगर उसकी बीवी नींद से बेदार हुई तो डर जाएगी। तुम्हें अकल है कि नहीं? इतनी रात को आते हो यहाँ पर?
शशि दोनों भूतनियों को घर से दूर ले गया। वहां पहुंचकर एक भूतनी ने कहा, तुमने हमें आज तीसरी बार देख लिया है। अच्छी तरह सोच लिया होगा कि मैं अच्छी लगती हूँ। मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं सयाह हूँ। शशि जो कि अब दौलतमंद बन चुका था, उसने भूतनियों से कहा, जरा अपने चेहरे देखो, सफेद और सया रंग के सिवा तुम लोगों के पास कुछ नहीं है। आज पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसकी पूरी खामियां और ऐब छुप जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं, उनके पास कोई ऐब भी ना हो, दुनिया उसमें ऐब और खामियां निकालती हैं। जिस लड़की ने कभी मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा था, मेरा पैसा देखकर खुशी खुशी मुझसे शादी कर ली। जिसके पास पैसा है वही खूबसूरत है। अब मेरा खर्चा बढ़ गया है। शशि की बातें सुनकर भूतनियां हैरतज़दा हो गईं और बोली, हमें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने तुम्हें अब तक बहुत सारा पैसा दिया है। अब हम अपना पूरा पैसा वापस लेंगे। ये कहकर भूतनियां गायब हो गई और उनकी तरह से दिया हुआ पैसा और घर भी वहां से गायब हो गया। ये क्या हो गया शशि? क्या हो रहा है सब? पद्मा ने ताजुब से पूछा। शशि ने फैसला किया कि वो मेहनत करके अपनी अहलिया की देखभाल करेगा। उसने अपने साथ पेश आए वाकयात को सच्चाई के साथ अपनी अहलिया को बता दिया और फिर कहा, मुझे माफ कर दो पद्मा। ये सुनकर पद्मा ने कहा, बगैर मेहनत के कमाया हुआ पैसा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। उस दिन मंदिर में तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे निकम्मेपन से मुझे नफरत हुई थी। अगर अब तुम मेहनत करके पैसा कमाओगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। उसके बाद से शशि मेहनत करने लगा और अपनी बाकी की जिंदगी अपनी अहलिया के साथ खुशहाल रहने लगा। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.